सदी के साथ बदलते भारत की शान। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे के रूप में। दूध के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में कुरियन के बहुमूल्य योगदान को किया जाता है याद। 2014 में मोदी सरकार ने की थी शुरुआत। भारत आज विश्व में 23% के साथ सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक। डेयरी सहकारी समिति ने निभाई अहम भूमिका। दूध की कमी वाले देश में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश बनने की भारत की सफल यात्रा। भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। 25 से 28 नवंबर तक नागपुर में आयोजित हो रही है प्रदर्शनी। विदर्भ के किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीक और नए व्यवसाय से अवगत कराना उद्देश्य। और खबरें विस्तार से। देश को दूध के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने वाले बल्कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 26 नवंबर को जन्मदिन होता है। इस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही इस क्षेत्र में उनके योगदान और उनके संघर्ष से जुड़ी यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का आज जन्मदिन है। उन्होंने कभी दूध की कमी से जूझ रहे देश भारत को सबसे अधिक उत्पाद करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। उनके जन्मदिन को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। डॉक्टर कुरियन ने भारत में श्वेत क्रांति लाने के साथ ही ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की भी शुरुआत की। बता दें कि भारत का ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिससे भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड शामिल है। इन संस्थानों ने देश में डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे देश में आनंद मॉडल की कोऑपरेटिव डेयरी का प्रचार किया। डॉक्टर कुरियन हमेशा खुद को किसानों के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी मानते थे। 50 से अधिक वर्षों की अपनी सेवा में उन्होंने दुनिया के विभिन्न संस्थानों से 15 उपाधियां प्राप्त की। डॉक्टर कुरियन का मानना था कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में चले ऑपरेशन फ्लड के बलबूते ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। डॉक्टर कुरियन को उनके महान कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले। इसमें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, कृषि रत्न पुरस्कार, कार्नेगी फाउंडेशन पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व डेयरी एक्सपो मेडिसन और यूएस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति का सम्मान तथा पद्म विभूषण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। पिछले 8 वर्षों में भारत ने दुग्ध उत्पादन में 44% की वृद्धि दर्ज की है। आज वैश्विक दूध उत्पादन में 23% की बढ़ोतरी के साथ भारत की हिस्सेदारी
देश में सालाना लगभग 2010 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा था कि भारत का डेयरी सेक्टर विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। उन्होंने देश की असली ताकत छोटे किसानों को बताया था। पीएम मोदी ने देश में डेयरी क्षेत्र की असली ताकत छोटे किसानों को बताया। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में सहकारिता के जरिए किए गए बदलाव का भी जिक्र किया। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर सरकार ने अपने स्तर पर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। आज वैश्विक दूध में 23% हिस्सेदारी भारत की है। देश में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है। भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। और आइए अब जानते हैं भारत में दुग्ध उत्पादन और श्वेत क्रांति का इतिहास। 1950 और 1960 के दशक के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन स्थिर था और वार्षिक उत्पादन वृद्धि कई वर्षों तक नकारात्मक रही। स्वतंत्रता के बाद पहले दशक के दौरान दुग्ध उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि दर 1.64% थी। 1960 के दशक के दौरान ये विकास दर घटकर 1.15% रह गई। 1950-51 में देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत केवल 124 ग्राम प्रतिदिन थी। 1970 तक ये आंकड़ा गिरकर 107 ग्राम प्रतिदिन हो गया था, जो दुनिया में सबसे कम और न्यूनतम अनुशंसित पोषक मानकों से काफी नीचे था। 1950 और 1960 के दशक में अक्सर डेयरी वस्तुओं के आयात का सहारा लिया जाता था, जिसमें डेयरी उद्योग की कुल आवश्यकता का 50 से 60% हिस्सा शामिल था। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की गुजरात के आणंद जिले की यात्रा के बाद 1965 में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से देश भर में डेयरी सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न के निर्माण का समर्थन करने के लिए एक जन आदेश के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB बनाया गया था। NDDB के पहले अध्यक्ष वर्गीस कुरियन ने अपनी टीम के साथ परियोजना के शुभारंभ पर काम शुरू किया, जिसमें देश भर के मिल्क शेड में आनंद पैटर्न सहकारी समितियों के संगठन की परिकल्पना की गई थी, जहां से दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित और खरीदे गए तरल दूध का परिवहन शहरों को किया जाएगा। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में लागू किया गया। चरण 1 में 1970 और 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। चरण 2 में 1981-1985 में दुग्धशालाओं की संख्या 18 से बढ़ाकर 136 की गई।
शहरी बाजारों ने दूध के लिए आउटलेट्स को 290 तक विस्तारित किया। 1985 के अंत तक दुग्ध उत्पादकों के साथ 43,000 ग्राम सहकारी समितियों की एक आत्मनिर्भर प्रणाली को कवर किया गया। चरण 3 में 1985 से 1996 ने डेयरी सहकारी समितियों को दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार और मजबूती प्रदान करने में सक्षम बनाया। इस चरण में 30,000 नई डेयरी सहकारी समितियां जोड़ी गईं, जो 73,000 तक पहुंच गईं। ऑपरेशन फ्लड का आधार ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियां रहीं, जो सदस्यों को आधुनिक प्रबंधन और तकनीक उपलब्ध कराते हुए दूध की खरीद करती हैं, इनपुट और सेवाएं भी प्रदान करती हैं। 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी किसानों को अपने स्वयं के हाथों में बनाए गए संसाधनों पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद की। एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड पूरे भारत में दूध उत्पादकों को 700 से अधिक कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ता है। ऑपरेशन फ्लड के लॉन्च से पहले 1968-69 में दूध का उत्पादन केवल 21.2 मिलियन टन था, जो 1979 से 80 तक 30.4 MT, 1989 से 90 तक 51.4 MT और 2001 से 2 तक 84.6 MT हो गया। इसने 1957 से 58 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में बदल दिया। 3 दशकों 1980, 1990 और 2000 के दशक में देश में दैनिक दूध की खपत 1970 में प्रति व्यक्ति 107 ग्राम के निचले स्तर से बढ़कर 2002 में प्रति व्यक्ति 226 ग्राम से अधिक हो गई। भारत में डेयरी क्षेत्र का विकास और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत के बाद से डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका आजादी के बाद देश की उल्लेखनीय विकास गाथा का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। स्वतंत्रता के बाद पहले दशक के दौरान दूध उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि दर 1.64% थी, जो 1960 के दशक के दौरान घटकर 1.15% ही रह गई थी। और 25 से 28 नवंबर तक नागपुर में आयोजित मध्य भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। विदर्भ के किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीक और नए व्यवसाय अवगत हो, उनकी आय में वृद्धि हो, खेती में लाभ पहुंचे, इसी विजन के तहत एग्रोविजन का आयोजन किया जा रहा है। विदर्भ के किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीक और नए व्यवसाय से अवगत हो, उनकी आय में वृद्धि हो, खेती लाभदायक और किसान सुखी, संपन्न और समृद्ध हो। इस उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रेरणा से हर साल नागपुर में एग्रोविजन का आयोजन किया जाता है। एग्रोविजन का ये 13वां वर्ष है। किसान और कृषि प्रेमी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे हैं। 4 दिन के इस आयोजन के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी, सेमिनार एवं अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। खाद्य, चारा और ईंधन पर आधारित भविष्य की कृषि पर विचार करते हुए इस क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से एकीकृत प्रौद्योगिकियों के विकास पर व्यापक चर्चा करना और एग्रोविजन का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात भी कही। नितिन गडकरी, हमारा एक सपना है कि देश का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय दर्जे का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर स्वर्गीय पंजाबराव देशमुख जी के नाम से हम इसी मैदान पर शुरू करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी परमिशन दी है और करीब 150 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है। और हमारे चीफ सेक्रेटरी से जो कमेटी है वो रिकमेंड होकर जाएगी, तो निश्चित रूप से भारत सरकार से हमने 150 करोड़ रुपए इसके लिए मांगे हैं और आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से इसके लिए पूरी मदद करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगले साल के एग्रो कन्वेंशन होने के पहले हम पंजाबराव देशमुख एग्रो कन्वेंशन सेंटर के कार्य का शुभारंभ करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ।
नितिन गडकरी ने कहा कि पराली का इस्तेमाल ट्रैक्टर में मशीन लगाकर बायो बिटुमेन बनाने में किया जाएगा। इस बायो बिटुमेन का इस्तेमाल देश की सड़क बनाने में किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश भर में जो चावल उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ जो पराली है वो जलाने का काम होता था, जिससे प्रदूषण में दिल्ली में कितना नुकसान हो आपको पता है। अब वो पराली से इंडियन ऑयल ने इथेनॉल बनाया और बायो बिटुमेन बनाया है। अब पूरी पराली से इसी प्रकार से बायो बिटुमेन बनेगा तो 80 लाख टन बायो बिटुमेन हमारे देश में लगता है और ज्यादातर मेरे ही विभाग में लगता है। और 50 लाख टन इतना बिटुमेन हमारे देश में तैयार होता है और 25 लाख से 30 लाख टन बिटुमेन हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे खुशी है कि इसी प्रकल्प जब शुरू हो जाएंगे तो हमारे देश को बिटुमेन आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव के रास्ते, हमारे जिले, राज्य और NHAI के राष्ट्रीय महामार्ग ये किसानों ने तैयार किए हुए बायो बिटुमेन का जो पराली है उससे बनकर हमें मिलेंगे। और आइए अब जानते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार कहीं स्थिर रहा तो कहीं चढ़ा। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में 24 और 25 नवंबर को सरसों का भाव 6,280 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 24 नवंबर को सरसों का कारोबार 6,200 रुपए पर हुआ। 25 नवंबर को यहां इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर ही रहा। राज्य की लखीमपुर मंडी में 24 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,420 रुपए। 25 नवंबर को इसमें 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6,450 रुपए हो गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 24 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,100 रुपए, जो कि 25 नवंबर को 50 रुपए बढ़कर 6,150 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। इसी तरह इस साल कुल तिलहन की उपज भी बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये महज 3,59,46,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में 24 नवंबर को मूंग का भाव 6,630 रुपए क्विंटल था, जो कि 25 नवंबर को 140 रुपए की गिरावट के बाद 6,490 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में स्थिरता रही। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 नवंबर को मूंग का भाव 7,755 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राज्य की हाथरस मंडी में 24 नवंबर को मूंग का भाव था 6,540 रुपए, जो कि 10 रुपए की तेजी के बाद 25 नवंबर को 6,550 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 24 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,900 रुपए। 25 नवंबर को यहां भी 10 रुपए की मामूली बढ़त आई और भाव 6,910 रुपए क्विंटल हो गया। सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 17,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 20,50,000 टन रही थी। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
पंजाब के किसान इस समय गेहूं की बुआई कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ के लिए PBW 826, PBW 869, PBW 824, सुनहरी और PDW 291 जैसी उन्नत किस्में बोने की सलाह दी है। पंजाब के किसान धान की पकी फसल की कटाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। साथ ही यहाँ के किसान CRM मशीन का उपयोग करके धान की पराली का प्रबंधन भी कर लें। पंजाब के कपास किसान शुष्क मौसम की संभावना के चलते ओस के वाष्पीकरण के बाद कपास की चुनाई कर लें। पंजाब में इस मौसम में गन्ने की फसल में शीर्ष बेधक का खतरा रहता है। इसकी रोकथाम के लिए 10 किलो फर्टेरा 0.4 GR को प्रति एकड़ के आधार पर शीर्ष छेदक से ग्रस्त पौधे में डालें। साथ ही मिट्टी को थोड़ा ऊपर कर लें और तुरंत ही इसकी हल्की सिंचाई कर दें। पंजाब में सभी सब्जियों की साप्ताहिक अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ भिंडी के पौधों में तेला दिखने पर 80 मिलीलीटर एकोटीन का 15 दिन के अंतराल पर 1 या 2 बार छिड़काव करें। साथ ही इससे फसल को बचाने के लिए नीम आधारित स्प्रे भी किया जा सकता है। पंजाब में इस समय फूल गोभी, आलू, मूली, शलजम, पालक, धनिया, मेथी और ब्रोकली की बुआई की जा सकती है। हरियाणा में गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। साथ ही इस मौसम में यहाँ सरसों की भी बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। हरियाणा में इस समय अमरूद, आम, लीची, चीकू, जामुन, बेल और आंवला जैसे सदाबहार पौधों का रोपण भी किया जा सकता है। साथ ही इन फलों के बागों के आसपास की खरपतवार को हटा दें। हरियाणा में टमाटर की फसल में अंगमारी दिखने पर 600 ग्राम इंडोफिल M45 को पानी मिलाकर छिड़कें। यहाँ मिर्च में फलों के सड़ने की स्थिति को रोकने के लिए फसल पर 250 मिलीलीटर फॉलिकुर को पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। देश संविधान दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ई कोड परियोजना के तहत कई पहलों का शुभारंभ किया। शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति मोहिउद्दीन ने सांसदों के साथ अपने निवास पर मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार राज्यसभा के सांसदों के साथ बैठकें कर रहे हैं। मुंबई में 26/11 की 14वीं बरसी पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र अमृतसर स्थित दाओ के गांव के पास में प्रवेश कर रहे ड्रोन को मार गिराया। जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। गोलियां लगने से ड्रोन जमीन पर गिर पड़ा।
तिहाड़ जेल से दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। अजीत कुमार को इस महीने की शुरुआत में निलंबित किया गया है। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए चौथा दल बीती रात काशी पहुंच गया। बनारस रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम सनातन संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है। गुजरात विधानसभा के पहले चरण की 89 सीटों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी प्रचार में जोर शोर से जुड़े हुए हैं। दोनों पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। भारत आगामी 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंडमान निकोबार द्वीप पर शनिवार को मिशन प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने काला पत्थर समुद्र तट पर योग किया। पर्यटन मंत्रालय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सतत पर्यटन पर CEO की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उद्योग से जुड़े हितधारकों की जागरूकता को बढ़ाना है। और इसके साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मछलियों में हो सकता है फंगस का प्रभाव। बीमारी से कैसे होगा मछलियों का बचाव? तालाब में क्या अपनाएं सावधानी? कवक जनित रोग से ना हो आर्थिक हानि। देखिए मछलियों में कवक जनित रोग, लक्षण और बचाव।